जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था सेक्शन 80G के अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है या करवाना है, तो आपको दो स्टेप में दोस्तों आपको पता ही रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है दोस्तों। प्रोविजनल के बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है आजकल, वो करवाना पड़ता है। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन हमारे क्लाइंट को दोस्तों करवाने के लिए हमने जब जैसे अप्लाई किया तो उन्होंने एक चेकलिस्ट भेज दी थी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें पॉइंट वाइज चाहिए। अगर वो आप नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो वो आपका जो रिजेक्ट कर सकते हैं दोस्तों फाइनल का रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उस ऑफिस का नाम आ जाएगा जहां से आपको ये नोटिस आया है, ये इन्फॉर्मेशन लेटर आया है, आपको मोस्टली मेल पर आता है। आपकी जो वर्क लिस्ट में भी आप जाके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी संस्था का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर, CIT एग्जामिशन एप्लीकेशन नंबर, ये DIR नंबर होता है दोस्तों, और किस तारीख को इन्होंने ये नोटिस आपको जारी किया था। इसके बाद में दोस्तों ये लिखते हैं डियर सर मैडम मैसर्स, सब्जेक्ट है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 80G(5)(3)। इसमें कह रहे हैं द हियरिंग फॉर द अबव नोटेड एप्लीकेशन हैज़ बीन फिक्स। आपको एक तारीख देंगे और आपको एक टाइम देंगे दोस्तों, 12:07 पर आपको उनके ऑफिस में जाना है। और नीचे सारे के सारे डॉक्यूमेंट है। वैसे तो दोस्तों क्या होता है ना कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमें ऑनलाइन रिप्लाई में देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे फिजिकली भी वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, देख सकते हैं। तो विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन, आपने जो 10AB फॉर्म भरा था 80G के अप्रूवल के लिए, इनकम टैक्स के लिए 14 तारीख को भरा था आपने, तो वो हम आपको रिक्वायर करते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन ऑन अबव डेट एंड टाइम थ्रू ईमेल या इन पर्सन। तो दोस्तों ये देखिए दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब वहाँ पे आपको इनको जो मेल आईडी इनकी दी होती है उस पर मेल भी कर सकते हैं, और वहाँ पे पर्सनली भी आप उनको जाके मिल सकते हैं। वहाँ पे ITO साहब होंगे, आपके इंस्पेक्टर होते हैं, वहाँ पे आपके कमिश्नर साहब होते हैं, जो भी आपको आपके केस को देख रहे हैं उनसे जा करके आप मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन चेकलिस्ट जो इन्होंने मांगी है दोस्तों, प्लीज़ अटैच ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट। आपकी ट्रस्ट कैसे क्रिएट हुई है, एस्टैब्लिशिंग द सोसाइटी और कंपनी और इंस्टीट्यूशन। आपकी कंपनी है तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ट्रस्ट है तो आपकी ट्रस्ट डीड हो जाएगी। अदरवाइज दोस्तों आपका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जहाँ पे आपने अगर देवस्थान विभाग में करवाया है, रजिस्ट्रार ऑफ संस्थान में कराया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में करवाया है, कहीं पर भी करवाया है, तो उनको वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे आपकी ये ट्रस्ट या डीड बनी है। प्लीज़ स्पेसिफाई द सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर और शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद देयर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। आपकी ट्रस्ट के अंदर कौन कौन सेटलर है, ट्रस्टी है, मेंबर्स हैं, उनके अंदर उनकी कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है। दोस्तों कई बार आप ITR भरते हैं तब भी वो 100% होल्डिंग मांगता है, तो आपको जितने भी शेयर उनकी होल्डिंग है 20%, 25% या जितना भी, विद कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के अंदर दोस्तों, वैसे तो आगे भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह उनका भी सभी का देना है। फिर बोला है कि प्लीज़ स्पेसिफाइड द प्रॉपर्टी वेस्टेड बाय सेटलर मेंबर्स शेयर होल्डर वाइल क्रिएटिंग द ट्रस्ट और सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। जो दोस्तों आपकी ट्रस्ट बनी थी, जब आपके उस ट्रस्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर इन्होंने आपको वेस्ट की थी, डाली थी, इन्वेस्ट की थी, उनको गिफ्ट दी थी, दान दी थी, जो भी आपका केस रहता है, तो उसकी हमें डिटेल है वो भी चाहिए। फिर बोलते हैं प्लीज़ स्पेसिफाई वेदर बेनिफिशियरी आर इन जनरल पब्लिक और रिस्ट्रिक्टेड पब्लिक। दोस्तों आपको ट्रस्ट डीड में या आप अपनी विधान में, ऑब्जेक्टिव्स में, कभी भी आप अपने को जब ये लिखना पड़ता है आपको कि हमारा ट्रस्ट ये काम करेगा, इसके लिए काम करेगा, तो वहाँ पे आपको बेसिकली हमेशा के हमेशा जनरल पब्लिक डालना है। ऐसे नहीं है कि हमारा जो ट्रस्ट है ये फलाने धर्म के लिए, ये इस कास्ट के लिए, इस एरिया के लिए लिमिटेड रहेगा, ऐसा नहीं लिखना आपको। जनरल पब्लिक, स्पेसिफिक इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। प्लीज़ हाईलाइट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच कंटेंट दिस क्लोज। तो आपको ये क्लोज वहाँ पे डालना है दोस्तों कि हमारा जनरल पब्लिक के लिए ये ट्रस्ट काम करेगा, किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करेगा। अगर नहीं है तो इसको आप अपने ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, प्लीज़ स्पेसिफाई एग्जैक्ट नेचर ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट। इसके बाद में दोस्तों अगर आपका जो ये जो नेचर है आपके ट्रस्ट का, ये पब्लिक है, प्राइवेट है, या दोनों में से एक है, उन दोनों को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे नीचे। और ये देखिए पब्लिक कम प्राइवेट है, कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं और प्राइवेट कम पब्लिक है। प्लीज़ हाईलाइट रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच कम एग्जिस्टेंस। जिस भी ट्रस्ट डीड में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपने ये लिखा है, तो वहाँ पे भी ये लिखा होना चाहिए कि आपका पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, या किस तरह का ट्रस्ट है, उसे आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो जो प्रोविज़न दोस्तों आपको इन्होंने बताए हैं आपकी ट्रस्ट डीड में, ऑब्जेक्टिव्स में, विधांस में, वहाँ पे आपको ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद ये पूछते हैं दोस्तों कि आपका प्लीज़ स्पेसिफाई वेदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसी आर चैरिटेबल और रिलीजियस और बोथ।
आपको पता होगा दोस्तों, दोनों के अलग अलग रूल होते हैं। अगर आप चैरिटेबल संस्था है, अगर आप एक रिलीजियस धार्मिक संस्था है, या आप एक दोनों हैं, प्लीज हाईलाइट द रेलेवेंट प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच केम इन एग्जिस्टेंस। ये फिर बोल रहा है कि ट्रस्ट डीड में, विधान में आपको ये लिखना है कि आप चैरिटेबल हैं या दोनों हैं। प्रूव दैट सम सेम आर चैरिटेबल और रिलीजियस वाइल डिस्कसिंग एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी शुड बी क्लियरली मार्क एज चैरिटेबल और रिलीजियस। वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये चैरिटेबल है। एंड इफ चैरिटेबल अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 215 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिली। अगर आपकी चैरिटेबल है आपकी संस्था, तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि आप गरीबों की भलाई, मेडिकल, एजुकेशन या एनवायरनमेंट का, या जो भी होता है उसके ऊपर डिस्कस करना होता है। तो आपको इनको बताना है कि आपका कौन सा एजुकेशन है, जो आपके जो चैरिटेबल पर्पज़ है आपका क्या है। फिर कहते हैं कि प्लीज़ स्पेसिफाई द प्रोविजन ऑफ डीड विच प्रूव दैट द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन आर इरिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब ये बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या इसको रिवोक कर लिया जाएगा, ऐसा एक आपको वहाँ पे डालना है दोस्तों प्रोविज़न, जिसमें लिखना है कि आप इरिवोकेबल हो, ये रिवोक नहीं होगी कभी भी। नहीं लिखा हुआ है तो आप भी ये प्रोविज़न आप इसके अंदर अपना ट्रस्ट डीड वगैरह में या विधान में डाल लें। प्लीज़ गिव द डिटेल ऑफ एनी अमेंडमेंट डन इन डीड इन पास्ट, इफ़ सो फर्निश कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट हैज़ बीन डन। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी डीड के अंदर या अपने विधान में कोई चेंजेस किए थे आपके प्रोविजंस वगैरह में, तो वो आपने चेंजेस किए थे तो उसका प्रूफ दीजिए, उसकी डीड भी हमें दे दीजिए। फिर कहते हैं ए सर्टिफिकेट ऑफ द फैक्ट दैट कंप्लायंस ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट of any other law for time being in force trust institution or material of the purpose of the achieving the objects also furnish the detail of such law। ये कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई और लॉ भी एप्लीकेबल होता है, और भी कोई प्रोविजन आपके ऊपर होता है, तो उन सभी की कंप्लाइंस आपने कर दी है। ये आपको लिखित में दोस्तों एक देना होता है, स्टैम्प पेपर पे आप दे सकते हैं कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट तो हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताएंगे तो हम आपको भी प्रोवाइड करवा देंगे। कौन कौन से लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और उन सभी लॉ की, जैसे मान लो दोस्तों आप सेक्शन 8 की कंपनी है, तो कंपनी लॉ के ऊपर आपके ऊपर कुछ एप्लीकेबल होगा, तो वो आपको बताना है कि ये कंपनी लॉ हमारे ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होते थे और हमने ये पूरे के पूरे कंप्लाइंस कर दिए हैं। फिर बोलते हैं दोस्तों वेदर द इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर राजस्थान पब्लिक एक्ट 1959। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर अगर आप एक ही ट्रस्ट बना रहे हैं, अगर किसी और ट्रस्ट स्टेट में बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप राजस्थान में बना रहे हैं दोस्तों, तो इसको देवस्थान विभाग बोलते हैं। देवस्थान विभाग के अंदर आपको अपनी ट्रस्ट AOP BOI जो भी है उसको आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज़ गिव एक्सप्लेनेशन दैट वाई सेम शुड नॉट बी कंसिडर वैलिडेशन ऑफ लॉ। आपने वॉयलेशन किया है, अगर आपने राजस्थान ये देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपने कानून का उल्लंघन किया है, एंड अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट क्यों ना कर दिए जाए। तो आपको अगर वो देखो, वैसे तो दोस्तों जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है, लेकिन आपको देवस्थान विभाग का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में अगर आप हो तो करवाना जरूरी है, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब कहता है कि प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। आपकी ट्रस्ट कब बनी थी, एंड द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये दोस्तों आपको बोलता है प्लीज स्पेसिफाई द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आपकी कब आपकी ट्रस्ट बनी थी और कब आपने प्रोविजनल अप्लाई किया था। अगर दोनों में फ़र्क है 6 महीने से ज़्यादा का तो रीजन करिए दोस्तों। अगर आपने 1/4/2020 को कोई ट्रस्ट बनाई थी और उसका आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं 1/4/2023 को, मतलब 2020 को बनी थी और 6 महीने से ज़्यादा 3 साल बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपने इतना लेट अप्लाई क्यों किया है, इसका रीज़न भी कोई दीजिए अगर आपके पास है तो। अब ये बोलते हैं दोस्तों प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और कब आपको हुआ था उसकी तारीख बताइए। कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, कब आपने अपनी एक्टिविटी बिजनेस की स्टार्ट की थी। एंड रीजन फॉर द एप्लीकेशन i.e. आइदर एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी। दोस्तों एक बार आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वो आपके 3 साल तक वैलिड रहता है। तो आपको क्या करना है, 3 साल के बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन आपने दोस्तों अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, कमेंसमेंट कर दिया है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि दोस्तों आपने एक्सपायरी हो गया 6 महीने की, या आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जो भी आपका केस है आपको उनको बताना है। इफ़ द गैप है जो कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 6 महीने से ज़्यादा है। मैंने आपको बताया दोस्तों प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका मिला
उसके 6 महीने आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप 8 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये 2 महीने आपके लेट क्यों हुए, इसका रीज़न है आपको उनको देना पड़ेगा कि हमने क्यों ये लेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है। अब कहता है कि प्लीज अटैच ए डिटेल नोट ऑन एक्टिविटी कंडक्टेड सिंस इंस्पेक्शन कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में या आपने जो इंस्पेक्शन करवाया था, एक्टिविटी कमेंसमेंट की थी, उसके पिछले 3 सालों में जो जो एक्टिविटी आपने की थी, इट में इंटर आलिया इंक्लूड डिटेल ऑफ ऑल इनकम रिसीव्ड। जैसे दोस्तों कोई डोनेशन आपके पास में आई, कोई ग्रांट आपके पास में आई, इसके अलावा अर्निंग दैट इनकम इफ एनी, नेट इनकम इन कॉमर्शियल सेंस इंक्लूडिंग द डोनेशन ग्रांट रिसीव्ड, और उनके प्रूफ भी चाहिए हमें। पिछले 3 सालों में आपने क्या क्या काम किया दोस्तों, इसके अंदर आपका आ सकता है आपने कोई कैंप लगाया, मेडिकल ट्रीटमेंट किया, कोई भी आपने एक्सपेंस किया दोस्तों, कौन कौन से खर्चों में आपने किया, तो उन सभी की एक्टिविटी चाहिए इनको। एक्टिविटी के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपको हो सकता है ये फोटोग्राफी मांग ले कि कौन सी एक्टिविटी पर कब किया आपने, वीडियोग्राफी भी उनकी आपकी मांगी जा सकती है। वो टोटली डिपेंड करता है ऑफिसर पर कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन से वो सेटिस्फाई होंगे कि आपने क्या क्या काम किया है। यूटिलाइजेशन किया आपने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज़ के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट द जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी। ये देखिए दोस्तों, फोटो, वीडियो, मीडिया, सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, ये सारी की सारी वेबसाइट पर भी आपको डालना पड़ेगा हमने ये काम किया है। इफ़ द चैरिटेबल एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज और एक्टिविटी विच में चार्ज टू रिसीव फ्रॉम पर्सन लाइक स्कूल। अगर आपने स्कूल से स्कूल फीस, मेंबरशिप फीस, धर्मशाला फीस, हॉस्टल बोर्डिंग फीस फर्निश ए सेपरेट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम। अगर आपकी कुछ ऐसी इनकम आ रही है दोस्तों जो कि एक सेपरेट एक्टिविटी चैरिटेबल, इसके अंदर आपको कोई किराया टाइप से मिल रहा है, मेंबरशिप टाइप से मिल रहा है, तो उसका अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपसे मांगा जा सकता है। हैविंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस डन कंडक्ट दैट एक्टिविटी, नेट सरप्लस एंड नेट सरप्लस बीइंग रेशियो ऑफ टोटल रिसीव्ड रेट स्ट्रक्चर एंड फीस चार्ज फॉर सच चैरिटेबल एक्टिविटीज कंपैरिजन टू मार्केट रेट में भी प्रोवाइडेड सेम डन ऑन द चैरिटेबल बेसिस। तो ये कह रहे हैं कि जो जो आप खर्चा कर रहे हो दोस्तों, वो आप मार्केट रेट में, अगर आपको कोई चीज़ 10,000 रुपये की मिल रही है और आप चैरिटी के नाम पे उसको 20,000 रुपये की खरीद रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मार्केट से हम आपको कंपेयर भी करेंगे कि सच में आप चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप अपना जो खर्चा है उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इफ़ एनी, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इफ़ एनी एंसिलरी एक्टिविटी इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस और सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो आपको प्रोवाइड लाइक हॉस्टल, अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे रहे हो, बस सर्विस दे रहे हो, मेडिकल शॉप है आपकी हॉस्पिटल के अंदर, तो प्लीज़ स्टेट वेदर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन और नॉट। मतलब आप जिस मेन बिजनेस से रिलेटेड कोई और बिजनेस कर रहे हो, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, आपकी हॉस्पिटल है तो उसकी मेडिकल की शॉप है, अगर आपका हॉस्टल है तो स्टूडेंट के लिए बस की सर्विस है, तो उनके लिए अलग से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। A note specifying that main area of your charitable religious activity and a projection plan for the main charitable activity to be undertaken in the next 2 years। आगे के 2 सालों में दोस्तों क्या क्या काम आप करने वाले हैं, इसका भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा प्रोजेक्शन की, हम ये काम आगे के 2 सालों में करने वाले हैं। ये फिर बोलता है दोस्तों फर्निश कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इफ एनी इन फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इज कैरिंग आउट इज एक्टिविटी। जैसे कि मान लो किसी संस्था से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोस्तों कि हमने उस व्यक्ति को ये सप्लाई करना है, ये चीज़ बेचनी है, ये देना है, तो उनसे बटो बेसी बात आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो उसकी कॉपी भी आपको देनी है। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन देनी है दोस्तों, सेक्शन 13(1)(c) के इनकम टैक्स के अंदर हम कोई भी वायलेशन नहीं करेंगे, जो भी है उसकी फॉलो करेंगे, तो ये भी फॉर्मेट नॉर्मल आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अटैच ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस। कई बार क्या होता है, जो बिल्डिंग होती है दोस्तों, जहाँ पे आप अपना ये ट्रस्ट का ऑफिस वगैरह किया हुआ है, वो अगर रेंट पर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। इसके साथ में उस ओनर की जो मालिक है उसकी एनओसी भी लेनी पड़ती है कि ये बंदे यहाँ पे अपना ये काम कर रहे हैं, और उस फोटो प्रेमिसेस की फ़ोटो भी देनी पड़ेगी ऑफिस की। वो मालिक है उस बिल्डिंग का, वो बोलेगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर यहाँ पे अपने ट्रस्ट की एक्टिविटी वगैरह ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ अटैच ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट के अंदर दोस्तों आपकी ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है। अगर आप पिछले, अब ये देखिए यहाँ पे एक डाउट आता है कि कोई ट्रस्ट 1 साल पहले की बनी है, लेकिन इन्होंने 3 साल की एनुअल अकाउंट्स की मांग ली है सिंस 3 ईयर। लेजर अकाउंट्स ऑफ मेजर रिसिप्ट एक्सपेंडिचर में आल्सो भी प्रोवाइडेड टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी। अगर मान लो आपने मेन आपका डोनेशन आ रहा है आपका 10 लाख 50 लाख रुपए, और आपने इसमें से 9 लाख रुपए एक ही जगह पे खर्चा किया है, मान लो योगा एक्सपेंसेस पे किया है, तो इसका भी खर्चा वो दोस्तों आपसे लेजर है वो मांगा जा सकता है।
इसके बाद में कह रहे हैं प्लीज़ फर्निश द डिटेल ऑफ डोनेशन इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड। जो जो डोनेशन आई है, जिस जिस व्यक्ति से आई है, उस डोनेशन की डिटेल हमें चाहिए। मेड गिविंग नेम, किस व्यक्ति ने दी है, कहाँ का वो व्यक्ति है, क्या उसका पैन नंबर है। लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में किसने कितनी डोनेशन दी है, टिल 30/9/22, जो भी आपको डेट यहाँ पे दी जाएगी। और उसके बाद में डोनेशन रिसिप्ट एंड और कोई रिसिप्ट है वो आपको कैश में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 23 नंबर में, प्लीज़ अटैच डिटेल स्टेटमेंट ऑफ योर बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच, टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे कि आपका SBI बैंक में अकाउंट है, फलानी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद में टाइप ऑफ अकाउंट एंड नंबर ऑफ अकाउंट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का दोस्तों आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट देनी है। या आपके ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक की कॉपी है तो उसको भी स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ फाइल अंडरटेकिंग, 2, 3, 4 अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ती है कि मैं कोई भी इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है धारा 215 का इनकम टैक्स का, उसका मैं प्रावधान, उसका जो उल्लंघन नहीं करूंगा, उसकी मैं सारी की सारी कंडीशनें पूरी करूंगा। इस तरह के आपको कोई डिक्लेरेशन मांगे जाते हैं तो दोस्तों वो भी आपको देने पड़ेंगे। अब बोलते हैं दोस्तों, प्लीज़ स्पेसिफाइड द क्लोज इन ट्रस्ट डीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडिंग दैट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। जो आपकी ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, NPO है, जो भी है, अगर वो डिसोल्यूशन हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, तो जो फंड एसेस्ट ऑफ द ट्रस्ट, इसके जो भी प्रॉपर्टियाँ थी, फंड था, एसेस्ट था, वो विल बी ट्रांसफ़र ओनली टू दी सम अदर ट्रस्ट सोसाइटी नॉन प्रॉफिट कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। अगर आप इस संस्था को बंद कर देते हैं कल को, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी, फंड वगैरह होंगे वो आप अपने घर नहीं लेके जा सकते। आप ट्रस्टी हो, आप इसके मालिक नहीं हो, तो आपको इसी एक ट्रस्ट या संस्था के अंदर उसको रजिस्टर करना है और उसी के अंदर ही दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ये सारे के सारे जो फंड्स हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि 26 नंबर के अंदर, प्लीज़ स्पेसिफाई द क्लोज इन द ट्रस्ट डीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडिंग दैट द फंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट सोसाइटी। अब आपके ने मान लो दोस्तों उसके नाम से कोई एयर कंडीशन है, कोई कार है, ट्रस्ट के नाम से कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने दोस्तों ये बना रखा है, ख़रीदा है, उसी के लिए आपको ये लेना है, न कि आपको अपने घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, उस तरह के लिए लेना है। तो ये उस ऑब्जेक्ट, उसका जो उद्देश्य है, ट्रस्ट के जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, फंड होंगे, उनको पर्सनल यूज़ के लिए आपको नहीं लेना है। ये आपके ट्रस्ट डीड में वहाँ पे लिखा होना चाहिए। अब ये बोलते हैं दोस्तों, स्पेसिफाई द क्लोज इन द डीड MOA विच कंटेंट द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट टू कॉस्ट। इसमें आपको ये भी लिखना है, क्योंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट है दोस्तों, तो हम कोई भी सर्विस अगर हमारी देंगे संस्था के थ्रू, तो या तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, अगर पैसा लेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट लेंगे। जितना हमारा खर्चा इसमें एक्चुअल में आता है उस सर्विस को देने में, सिर्फ और सिर्फ उतने ही पैसे हम इनसे लेंगे। अब बात करता है दोस्तों, इफ़ द ट्रस्ट डीड MOA वर्नाकुलर लैंग्वेज, दोस्तों इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि कई बार क्या होता है, केरल के कोई लोग हैं, कई बार पंजाब के कोई लोग हैं, तो वो पंजाबी में ट्रस्ट डीड आपकी होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें उसको, फिर उसको, या हिंदी में भी कर सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं इंग्लिश में ही करना है, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज आपकी है ट्रस्ट डीड की, तो उसको हिंदी या इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करा के नोटेरी करवाना पड़ेगा, फिर ही आपकी बात यहाँ पे बनेगी। इसके बाद बोलता है दोस्तों, डिटेल ऑफ रेमुनरेशन रीइंबर्समेंट इन ड्रा बाय द ट्रस्टी मेंबर डायरेक्टर अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम। अगर एक कोई ट्रस्टी है, उसने संस्था को कोई सर्विस दी, जैसे मान लो उसके काम के लिए कहीं पे गया, उसने उसका काम किया, तो उसको कोई भी रेमुनरेशन मिला है, कोई पेमेंट दी है हमने, ट्रस्ट ने, ट्रस्ट वैसे कोई पेमेंट उनको दे नहीं सकता है सैलरी के नाम पे, रेमुनरेशन के नाम पे, या कोई रीइंबर्समेंट हुआ है कि वो वहाँ पे गया था 1 लाख रुपए, जैसे मान लो किसी को विदेश में भेज दिया एक ट्रस्टी को कोई काम से, तो उसने 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया दोस्तों, तो उसको खर्चा तो वो ट्रस्ट देगी, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी है। डिटेल ऑफ बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ट्रस्टी मेंबर डायरेक्टर। इसके बाद में देखिए मजे की बात दोस्तों, जो वो ट्रस्टी है, उस संस्था का जो ट्रस्टी है, मेंबर है, वो क्या इनकम करता है, उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पे दो। डिटेल ऑफ द ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग व्हीकल ओन्ड बाय द ट्रस्ट सोसाइटी ओनरशिप विद ओनरशिप प्रूफ। आपके पास कोई व्हीकल है दोस्तों, कोई कार, ट्रैक्टर, बाइक है, तो उसकी RC चाहिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री, पटा वगैरह, जो भी आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जमाबंदी फर्द होती है, उसकी सारी की सारी प्रूफ भी यहाँ पे मांगा गया है इनसे। फिर बोलते हैं फोटोकॉपी ऑफ द पैन कार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल पैन कार्ड फॉर वेरिफिकेशन।
दोस्तों ओरिजिनल पैन कार्ड हार्ड कॉपी जो होती है, आपको पता होगा, आपके पास में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको डुप्लीकेट के लिए भी आप करेक्शन लगा सकते हैं, आपका नया पैन कार्ड बन के आ जाएगा। 107 रुपये इसकी फ़ीस होती है। तो ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों वो भी आप बनवा लें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे मांग सकते हैं। प्लीज़ फर्निश टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल इफ़ एनी ऑफ एप्लीकेंट सोसाइटी। ये सोसाइटी की बात कर रहा है दोस्तों, सोसाइटी का खुद का तो क्या मोबाइल नंबर होगा, तो उसके किसी ट्रस्टी का या जो भी साइनिंग पर्सन होता है उसका मोबाइल नंबर, उसका दोस्तों ईमेल एड्रेस, और कोई वेबसाइट बनाई है, कोई सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपने कोई इनका बना रखा है, तो वो सारे के सारे आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, प्लीज़ कोट ऑर्डर ऑफ द लास्ट रिजेक्शन ऑर्डर इफ़ एनी एंड एक्सप्लेन द चेंज इन फैक्ट एंड सर्कुमटेंसेस। दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको ये आपने अप्लाई किया तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा अप्रूवल, कई बार ये रिजेक्ट भी कर देते हैं अगर आपकी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। तो उनको अगर पहले कोई रिजेक्ट हुआ था तो रिजेक्शन ऑर्डर दीजिए, और उसके साथ में क्या क्या चेंजेस किए आपने फैक्ट में लास्ट ऑर्डर के बाद में, वो भी आप इसमें अटैच कीजिए। मान लो आपका देवस्थान विभाग का रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसके कारण उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उस रिजेक्शन को दोस्तों आपने साथ में लेटर में देना है, और अब उसके बाद में क्या चेंजेस आपने करवाए हैं वो भी आपको डिटेल में यहाँ पे देना है। फिर बोलता है कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 10B। दोस्तों पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न आपसे मांगी गई है। अगर आप 3 साल पुराने हो ही नहीं तब आप क्या करोगे, तो ये डिपेंड करता है उस असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, उस कमिश्नर के ऊपर, उस ITO के ऊपर, उस इंस्पेक्टर के ऊपर, कि वो आपकी 3 साल की ITR के बगैर, अगर आपके पास 1 साल की ITR है तो वो मान लेते हैं नहीं। आपको ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है दोस्तों। अगर आप ITR 7 भरते हो तो आपको पता होगा फॉर्म 10B 80G की छूट लेने के लिए, 12A की छूट लेने के लिए आपको फॉर्म 10B भी भरना पड़ता है। इफ़ रिप्रेजेंटेटेड थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डुली डिस्चार्ज लेटर ऑफ द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द नेम एड्रेस। दोस्तों क्या होता है, आपको वहाँ पे खुद को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80G 12A के लिए डॉक्यूमेंट वहाँ पे देने जाओगे तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी को, किसी CA को, या किसी भी ऐसे टैक्स प्रोफेशनल को आप हायर करते हो तो उनको एक लेटर देना पड़ेगा कि हम आपको ऑथराइज करते हैं, और वहाँ पे जाकर के आप हमारा केस लड़िए, आप उनको जवाब दे के आइए। तो इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट अदरवाइज देन डोनेशन, डोनेशन के अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो वो पैसा कहाँ से आया था, क्या परचेज की थी उसका एग्रीमेंट दीजिए, कंस्ट्रक्ट किया तो उसकी डिटेल दीजिए, कॉपी ऑफ द परमिशन सोर्ट फ्रॉम कंपटेंट अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो भी आपकी परमिशन जिस अथॉरिटी से लेनी थी वो ली है या नहीं ली है। इसके बाद में डिटेल ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी एक्चुअली कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंस्पेक्शन। जब से आपका इंस्पेक्शन हुआ है, जब से आप बने हो 3 साल तक, या तो आपने क्या क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की है। इन केस ऑफ नो सच एक्टिविटी हैव बीन कैरिड आउट एनी अदर फाइनेंशियल ईयर प्लीज फर्निश सच डिटेल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर टिल डेट। अगर आपने पिछले सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है तो करंट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों चल रहा है 1/4/2023 से लेकर के आज की तारीख तक। जैसे मान लो आज 24/8/2023 है, तो आज तक की तारीख में आपने क्या क्या काम किए हैं विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसका प्रूफ दो साथ में हमें इस मैनर में देना है, इस डिटेल में, इस फॉर्मेट में देना है क्या क्या एक्टिविटी आपने की है। मान लो दोस्तों हमने योगा का कैंप लगाया है, और क्या डेट को लगाया था, मान लो 1/8/23 को लगाया था। कहाँ लगाया था दोस्तों, हमने जयपुर में लगाया था। कितने लोग वहाँ पे आए थे, मान लो 100 लोग आए थे। कितना खर्चा किया दोस्तों, हमने मान लो वहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिया, क्योंकि ऑफिसर वगैरह आए थे या कोई योगी आए थे। जो लोग बोलते हैं कि साथ में धन क्या लेके जाओगे यहीं रह जाएगा, वो लोग भी इस प्रवचन के 1 लाख रुपए लेते हैं, तो वो आए थे तो उनको भी 1 लाख रुपए देना पड़ा। ऑब्जेक्ट टू विच रिलेटेड है, ये हमारा दोस्तों चैरिटेबल हो सकता है या योगा हो सकता है, जो भी है। इसके अलावा दोस्तों आपने और भी कोई काम किया, जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, या जो भी खर्चा आपने किया था वो डिटेल वाइज आपको यहाँ पे वर्ड की फाइल में बना करके इनको देना है। फिर बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सच सफिशिएंट एविडेंस इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू हैव नॉट कैरिड आउट एनी चैरिटेबल ट्रस्टी। दोस्तों अगर आप इसका प्रूफ नहीं देंगे, कोई खर्चा किया तो उसकी रसीद देनी पड़ेगी, फोटोग्राफ देने पड़ेंगे, बिल देने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप प्रूफ वगैरह नहीं देते हो तो हम मानेंगे आपने कोई खर्चा किया ही नहीं है। इन केस ऑफ स्कूल है, अगर आपका हॉस्पिटल है या कोई भी ऐसी परमिशन है जो आपको लेनी होती है, वो आपने ली है या नहीं ली है लोकल गवर्नमेंट से, बॉडी से। जैसे स्कूल को दोस्तों आपको पता है मान्यता लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल को IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो भी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है उसकी कॉपी भी आप हमें भेजिए। इसके साथ में ये कहते हैं दोस्तों इन केस ऑफ द चेंज इन द ट्रस्टी मेंबर प्रिंसिपल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉपी ऑफ द रेलेवेंट चेंज फ्रॉम चैरिटेबल चैरिटी कमिश्नर। दोस्तों देवस्थान विभाग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी है तो इस तरह से आपने कोई भी चेंजेस किए हैं आपके प्रिंसिपल वगैरह, ऐसे नहीं है आप घर बैठे बैठे अपने सारे के सारे चेंजेस कर लेंगे डायरी में लिख के, रजिस्टर में लिख के। उस चेंजेस को आपको
वहाँ पे रजिस्टर भी करवाना पड़ता है दोस्तों, उनसे वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, जो भी आपके रेलेवेंट अथॉरिटी लगती है उनसे। इसके बाद में दोस्तों अगर आप इफ़ एनी डोनेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री रिसीव्ड, अगर विदेश से कोई पैसा आता है, डोनेशन आती है, तो आपको सीधी नहीं लेनी है दोस्तों। FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और डोनेशन की पर्पज़ क्या है, किस लिए वो डोनेशन आई है, वो सारी की सारी आपको छूट वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि हमने फॉरेन करेंसी FCRA के अंदर हम रजिस्टर्ड भी थे और हमने ये डोनेशन है, ये डिडक्शन है, ये हमने ली है। अब हम बात करते हैं प्लीज़ फर्निश द कॉपी ऑफ फॉर्म 10AC। जब आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तब आपको क्या होगा, आपको पता होगा कि इसके अंदर 10AC फॉर्म में ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, तो वो आपको डिटेल यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद में बात करना है दोस्तों फर्दर फर्निश प्राइमेसी फोटो ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसके अंदर नीचे मैं आपको थोड़ा और दिखाऊं, यहाँ पे इतना ही आ रहा है, तो इसके अंदर आपको डिटेल्स और देनी है। अच्छा, ये एक ही लाइन में है, फर्निश फोटोग्राफ ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन प्रीमिसेस। जहाँ पे आपका ऑफिस है दोस्तों, इस ऑफिस के बाहर अपना बोर्ड लगाइए, अंदर चेयर्स वगैरह रखिए, जो भी आपका ऑफिस है लीगली आपको लगना चाहिए कि आप एक लीगली तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अपना पूरा का पूरा इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। नीचे लिखा आएगा CIT एग्जामिशन, जो भी ऑफिसर हैं आपके दोस्तों CIT के अंदर से, उन्होंने ये आपको नोटिस जारी किया था, इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो इस तरह से आशा करते हैं दोस्तों कि आप अपने ट्रस्ट के फाइनल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर पाए होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए दोस्तों। ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है उस ऑफिसर के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें दोस्तों। इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, ट्रस्ट वगैरह से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डालते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो उन्हें कन्फ्यूजन था कि फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।